हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है ये बताया था कि एकाधिकार बाजार आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है और एकाधिकार बाजार के क्या क्या फीचर्स होते हैं और कितने तरीके के टाइप्स जो हैं वो एकाधिकार बाजार के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख कर आइए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर एकाधिकार बाजार के अंदर बाजार का संतुलन या कीमत और उत्पादन का निर्धारण जो है कैसे होता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि एकाधिकार बाजार क्या होता है तो उसके अंदर बाजार का संतुलन तो हम बाद में पता करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखकर आ जाइए, ठीक है जी। अगर प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका आना ही आना है, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार जो है कब इक्विलिब्रियम पर होता है, या ये भी कह सकते हो इसको प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन जो है इस मार्केट के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसको हम जो है दो टाइम इंटरवल में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल, ठीक है। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है जी? अल्पकाल होता है शॉर्ट टर्म और दीर्घकाल होता है लॉन्ग टर्म। अब क्या होगा, कितनी अच्छी बात है, ये तो हमें भी पता था। अल्पकाल के अंदर क्या होता है, अल्पकाल के अंदर कुछ साधन जो है परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, कुछ साधन जो है फिक्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे साधन को, फिक्स वालों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अल्पकाल के अंदर केवल परिवर्ती साधनों को ही चेंज किया जा सकता है, फिक्स वालों को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दीर्घकाल क्या होता है? दीर्घकाल समय की एक ऐसी अवधि होती है जिसके अंदर सारे के सारे जो साधन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर हम दोनों के दोनों साधनों को जो है बदल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, वो आपको मेंशन करके देगा कि आपको अल्पकाल के अंदर बताना है या आपको दीर्घकाल के अंदर बताना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बताना है या लॉन्ग रन में बताना है, वो आपको दोनों में से बताएगा कि किस में आपको जो है इक्विलिब्रियम बताना है, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, गाइस दोनों ही सिचुएशन के अंदर हम जो है दो अप्रोचेस से जो है इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। दो मेथड कह सकते हो, दो विधियां कह सकते हो। अब वो विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि का तो जो गाइस नाम होता है, इसका नाम है टीआर और टीसी विधि, ठीक है। और दूसरी विधि का जो नाम है वो है एमआर और एमसी विधि, ठीक है। टीआर और टीसी विधि, एमआर और एमसी विधि, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी सिमिलरली टीआर और टीसी विधि, एमआर और एमसी विधि, दो अप्रोचेस से जो है हम इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, इसमें हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो एमआर एमसी विधि का यूज करके ही इक्विलिब्रियम हम बताते हैं। टीआर और टीसी विधि का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम में वो आपको मेथड लिख के नहीं देगा कौन सी अप्रोच से बताना है। अगर स्पेशली वो मेंशन कर रहा है कि टीआर टीसी विधि से ही बताओ, केवल तभी टीआर टीसी विधि से बताना है। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, आप हमेशा एमआर और एमसी विधि का ही यूज करोगे, ठीक है। साइलेंट है तब भी कुछ नहीं लिखा, तब भी कुछ भी हो, आपको एमआर और एमसी विधि का ही यूज करना है जब तक टीआर और टीसी विधि स्पेशली मेंशन ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर अल्पकाल के अंदर अगर हम बात करें इस एमआर और एमसी विधि की, तो इसके अंदर क्योंकि अल्पकाल है, एक अधिकार वाला है, एक अकेला बेचने वाला है, तो अल्पकाल के अंदर तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कुछ साधन जो है परिवर्तनशील हैं और कुछ साधन जो है फिक्स है। तो यहाँ पे तीन तरीके की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। असामान्य लाभ, जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट भी आप कह सकते हो, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा जो है हानि लॉस। ये तीन तरीके की सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकती है अल्पकाल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दीर्घकाल की, अगर हम बात करें दीर्घकाल की, तो गाइस दीर्घकाल के अंदर जो एकाधिकार वाला होता है, क्योंकि वो अकेला ही बेचने वाला है, तो दीर्घकाल के अंदर ये कंपलसरी है, क्योंकि वो अकेला बेचने वाला है और वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर वो हमेशा जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही जो है वो अर्न करेगा, असामान्य लाभ ही होगा। यहाँ पे केवल एक सिचुएशन होती है लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। अच्छा,
अब आती है बात मुद्दे की कि मैंने यहाँ पे दोनों ही जगह टीआर और टीसी और एमआर और एमसी विधि यहाँ पर हमने लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेथड जो है क्या है, इस अप्रोच से कैसे इक्विलिब्रियम पता चलता है और इस अप्रोच से जो है कैसे इक्विलिब्रियम पता चलता है, ये हमें जो है पता होना चाहिए, तब तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर गाइस जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इन अप्रोचेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये टीआर और टीसी विधि और एमआर और एमसी विधि आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, इससे एकाधिकार बाजार के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इनके ऊपर, इन सारे केसेस के ऊपर, क्योंकि पहले जब तक अप्रोचेस ही नहीं पता होगी तो इन केसेस पे हम कैसे बात करेंगे। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं कि इस अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है और इस अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं कि भैया टीआर और टीसी विधि क्या होती है और इससे इक्विलिब्रियम जो है कैसे स्टैब्लिश होता है। देखिए क्या कह रहा है जी, एक एकाधिकार फर्म उत्पादन के उस स्तर पर संतुलन की स्थिति प्राप्त करती है जहां पे टीआर और टीसी के बीच का जो अंतर होता है वो अधिकतम होता है। उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर एक अधिकार वाला क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। टीआर क्या होता है, कुल आगम, कुल आगम का मतलब टोटल रिवेन्यू, वस्तु को बेचने से जितने भी पैसे मिलते हैं उसको रिवेन्यू कहते हैं, आगम कहते हैं, और वस्तु को बनाने की जो भी लागत लगती है कॉस्ट, उसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर मतलब कि मैं लाभ का जो फॉर्मूला होता है गाइस प्रॉफिट का, वो क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। तो ये वही कह रहा है कि जब टीआर और टीसी के बीच का अंतर अधिकतम हो, मतलब आपका जो प्रॉफिट है जब वो मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर एक एकाधिकार वाला जो है इक्विलिब्रियम पर होगा। और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद अगर हम और अधिक उत्पादन करेंगे तो और अधिक उत्पादन करने पर हमारा जो लाभ है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, वो बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए भाई मेरे को 100 क्वांटिटी बनाने से, 100 कमोडिटी बनाने से मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब अगर 100 को बनाने से मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से ना ही मैं ज्यादा करूंगा, 100 से ना ही मैं 101 करूंगा, 100 से ना ही मैं 99 करूंगा। अगर 101 करूंगा तो मेरा प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, अगर 99 करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम रह जाएगा। तो 100 एक ऐसा उत्पादन का स्तर है, एक ऐसा प्रोडक्शन लेवल है जिस पर मुझे क्या हो रहा है, जिस पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न हो रहा है, ना ही उससे आगे जाऊंगा ना ही उससे पीछे जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अर्न हो रहा है। अगर हम बात करें इसकी कंडीशन की तो भैया क्या कंडीशन होती है इसकी, टीआर और टीसी के बीच का जो लंबात्मक दूरी है, मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो अधिकतम होना चाहिए। साथ के साथ उसी पॉइंट पर कह सकती हो टीआर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टीसी से। जिस पॉइंट पर ये दोनों की दोनों कंडीशनें आपस में जो है फुलफिल होती हैं, उसी पॉइंट पर क्या होता है, उसी पॉइंट पर एक एकाधिकार वाला, एक मोनोपोली वाला जो है इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है, तो भैया आपको जो है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि टीआर कर्व और टीसी कर्व कैसे बनता है एकाधिकार के अंदर। ठीक है, टीआर कर्व कुल आगम का और कुल लागत का, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अभी देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और उसके बाद जो है ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपको जो ड्रॉ करना है वो क्या करना है, यहां पर आप लिखिए टीआर और टीसी। ठीक है, और यहां पर आप लिख लीजिए उत्पादन। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं, टीआर और टीसी अप्रोच। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एकाधिकार के अंदर टीआर कर्व कैसे बनता है और टीसी कर्व जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो ड्रॉ करेंगे वो करेंगे टीआर कर्व। क्या करेंगे, टीआर कर्व को जो है हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो भैया
ये मैंने जो है ड्रॉ कर दिया टीआर कर्व। ठीक है, कैसे बनता है ये? एक अधिकार के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक अधिकार के अंदर। ठीक है, वैसे तो मैंने रेवेन्यू वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, बट अगर फिर भी आपको ध्यान नहीं है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है टीआर कर्व। एक अधिकार का बनता है जी कुछ इस शेप का। ठीक है, अब बात आती है टीसी की, कुल लागत की, कि कुल लागत का जो है कैसे बनता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कुल लागत होता है गाइज, वो जो है सम होता है टीएफसी और टीवीसी का। किसका सम होता है? टीएफसी और टीवीसी, इन दोनों का सम होता है। ठीक है, तो ये तो जीरो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से होता क्या है, टीसी और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होते हैं। इसकी वजह से इन दोनों का जो कर्व है कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। इसका जो कर्व है हमेशा ओरिजिन से ऊपर ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और कैसे बनता है? कुछ इस शेप का जो है बनता है। अगर आपको भैया लागत और रेवेन्यू, आगत और लागम, इसमें लागत वाले में और आगम वाले में, अगर ये दोनों चैप्टर में आपकी कमांड है तो आपके लिए एक चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उन दोनों चैप्टर में कमांड नहीं है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है टीसी कर्व ड्रॉ करता हूं, देखिए। तो ये कर दिया है मैंने टीसी कर्व ड्रॉ। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा और जाएगा जी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन थी कि टीआर और टीसी के जो बीच का अंतर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब कहां पर हो रहा है? वो भी वर्टिकल। गाइज ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल किसको कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं जी कुछ इस चीज को। ठीक है, ये है वर्टिकल। ठीक है, ये इस चीज को जो है वर्टिकल कहते हैं। तो एक तो गाइज यहाँ पर हो रहा है मैक्सिमम, ऐसे नहीं लेना, कहीं आप ऐसे ले लो, ऐसे नहीं लेना। ठीक है, ऐसे नहीं लेना, ये वर्टिकल नहीं है, ये है वर्टिकल। ठीक है, साथ के साथ आप यहाँ पर भी कह सकते हो। ठीक है, एक गैप ये आ रहा है, एक गैप ये आ रहा है, और ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ भी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। एक्सप्लेनेशन क्या देनी है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल का बिल्कुल ऐसे ही आपको चेप कर आ जाना है कि भैया इस चित्र के अंदर टीआर जो है वो कुल आगम का वक्र है जो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, और टीसी जो है वो कुल लागत का वक्र है जो मूल बिंदु से थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टीसी कुल लागत जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब फिर आपको क्या लिखना है कि एक अधिकार का जो उत्पादक है वो इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा, उसकी जो शर्त है कि टीआर और टीसी के जो बीच का अंतर है वो अधिकतम होना चाहिए, वो दो बिंदुओं पर जो है घटित हो रहा है, एक तो ए पर और एक बी पर। ठीक है, एक तो ए पर और एक बी पर, इन दोनों बिंदुओं पर जो है संतुलन की पहली शर्त जो है पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन इसकी जो संतुलन की दूसरी शर्त है, क्या? टीआर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टीसी से। टीआर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए टीसी से। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व है जी आपका टीसी का, और ये वाला किसका है? ये है आपका टीआर का। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जोन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा है। मतलब इस पॉइंट पर क्या है, आपकी कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन है आपके रेवेन्यू से, टीसी जो है वो ग्रेटर देन है टीआर से। ठीक है, और इस पॉइंट पे देखेंगे ये वाला कर्व किसका है? टीआर का। यहाँ पर क्या है, टीआर जो है वो ग्रेटर देन है टीसी से। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, टीआर ग्रेटर देन होना चाहिए टीसी से। तो भैया ए और बी पॉइंट पर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन जो इसके संतुलन की दूसरी शर्त है वो आपकी पॉइंट ए पर पूरी हो रही है, पॉइंट बी पर पूरी हो रही है, पॉइंट ए पर पूरी नहीं हो रही है। पॉइंट ए पर तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ये तो आपके लिए कौन सी कंडीशन हो गई, ये तो आपके लिए हानि की कंडीशन है, लॉस की, और ये वाली आपके लिए है लाभ की कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ये भी आपके लिए हानि है। ठीक है, क्योंकि टीसी कर्व जो है वो ऊपर है, तो इसकी वजह से एक अधिकार वाला जो उत्पादक है वो किस पे होगा, बी पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम पर होगा, क्योंकि बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर संतुलन की दोनों शर्तें साइमल्टेनियसली पूरी हो रही हैं। क्या? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीआर इज मैक्सिमम। ठीक है, साथ के साथ टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, दोनों की दोनों कंडीशनें जो है यहाँ पर फुलफिल हो रही है, इसलिए एक उत्पादक
ए पॉइंट पर संतुलन में ना होकर बी पॉइंट पर संतुलन में होगा। ठीक है, तो ये है जी आपका टीआर और टीसी अप्रोच से कैसे हम जो है इक्विलिब्रियम निकालते हैं। टीआर कर्व कैसे बना है एक अधिकार में, ये आपको ध्यान रखना है। टीसी तो सब में एक ही जैसा ही बनता है, चाहे कुछ कोई सा भी हो। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता हो, एक अधिकार हो, कोई सा भी हो, टीसी तो हमेशा ऐसे ही बनेगा। बट टीआर आपको ध्यान रखना है, टीआर बनता है आपका कुछ इस तरीके से एक अधिकार के अंदर। ठीक है, तो ये तो थी आपकी टीआर और टीसी अप्रोच। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, एमआर और एमसी अप्रोच पे। सो गाइज, एमआर और एमसी विधि की अगर हम बात करें, एमआर का मतलब है सीमांत आगम और एमसी का मतलब है सीमांत लागत। ठीक है, इस विधि की अगर हम बात करें तो इस विधि से कहां पर जो है एक उत्पादक इक्विलिब्रियम पर होता है। इस विधि से गाइज एक उत्पादक उस समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होता है जहां पर ये दोनों शर्तें जो हैं साइमल्टेनियसली पूरी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए कि एमआर का मतलब क्या होता है और एमसी का मतलब जो है क्या होता है। एमआर का मतलब सीमांत आगम और सीमांत का मतलब इकोनॉमिक्स में हमेशा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से रहता है। ठीक है, तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो भी इंक्रीमेंट होती है उसको सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनाने से कुल लागत में जो इंक्रीमेंट होती है उसको सीमांत लागत कहते हैं। आगम मतलब बेचना और लागत मतलब बनाना। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बेचने से और एक एक्स्ट्रा बनाने से, ठीक है, उसको कहते हैं सीमांत आगम और सीमांत लागत। ठीक है, तो इस अप्रोच से कैसे होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है गाइस। इसके अंदर जो है 3 तरीके की कंडीशन होती है, पहले यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, एमआर इज इक्वल टू एमसी। ये सिचुएशन जो है क्रिएट होती है, मतलब कि आपको बेचने से जो है ज्यादा पैसे मिलेंगे, बनाने की आपकी कम कॉस्ट आ रही है। ये कह सकते हो कि 7 रुपए आपको बेचने से मिलेंगे, 5 रुपए आपकी बनाने की कॉस्ट आ रही है एक एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मैं पेन बेचता हूं तो अगर एक एक्स्ट्रा पेन बनाऊं तो 5 रुपए का वो बनेगा और उसको बेचने से 7 रुपए मिलेंगे मुझे। तो अगर 5 रुपए लगाने से 7 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है, ये तो आपके लिए लाभ की सिचुएशन है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है चालू रहेगी और मैं धड़ाधड़ जो है पेन बनाता रहूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब मैं धड़ाधड़ पेन बनाता रहूंगा तो फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब एमआर इज इक्वल टू एमसी हो जाएगा। मतलब कि आप 5 रुपए ही मेरे को बनाने से मिल रहे हैं और 5 रुपए ही मुझे बेचने से मिल रहे हैं। जितने का बन रहा है उतने का ही बिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार को एक उत्पादक झेल लेगा। ठीक है, प्रोडक्शन करता रहेगा, ठीक है, चल रहा है। लेकिन अगर इसके बाद अब भी मैंने प्रोडक्शन करी तो क्या सिचुएशन आ जाती है, फिर मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, मुझे रिवेन्यू कम मिलेगा। कॉस्ट आ रही है 7 रुपए, बेचने से मिलेंगे 5 रुपए। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हानि हो रही है। भाई एक एक्स्ट्रा पेन बनाने से 7 रुपए लग रहे हैं और बेचने से उसे 5 मिलेंगे, यहाँ पर मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी उत्पादक क्या करेगा, प्रोडक्शन को करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 रुपए का लाभ हो रहा था तो यहाँ पर मैं प्रोडक्शन करता रहूंगा। तो इस अप्रोच से क्या होता है, इस अप्रोच से एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में वहां पर होगा जहां पर ये दोनों शर्तें जो हैं एक साथ पूरी होती हैं। एमआर इज इक्वल टू एमसी और एमसी ग्रेटर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद MC ग्रेटर देन MR, ये दोनों शर्तें जहां पर भी पूरी हो जाएंगी वहीं पर एक उत्पादक जो है इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमें यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है MR का और MC का। ठीक है, तो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि ये कर्व जो है कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि इस मार्केट के अंदर, एकाधिकार के अंदर ये कर्व जो है कैसे बनते हैं। पहले हम बात करते हैं एमआर कर्व की। किसकी, एमआर कर्व की। गाइस हमने 11th-12th में भी हमने पढ़ाई है AR एमआर कर्व कैसे बनते हैं। मैंने रिवेन्यू वाले चैप्टर में भी आपको जो है बता रखा है, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका जो कर्व बनता है वो बनता है जी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है कर्व बनता है। ये वाला जो होता है AR होता है
और ये वाला जो है ये MR होता है। ठीक है, चाहे एकाधिकार हो चाहे एकाधिकारी को, ऐसे ही बनेगा इसका कर्व AR और MR का। ठीक है, MR हमेशा नीचे रहता है, AR हमेशा ऊपर रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइज यहाँ पर MR जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घटता है, AR जो है इतनी तेजी से नहीं घटता है। इसकी घटने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा तेज होती है एज कंपैरिजन टू इससे, इसलिए MR कर्व हमेशा AR कर्व से नीचे ही बनता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि और ये ऐसे ही क्यों बनते हैं, क्योंकि गाइस जो AR वक्र होता है ना, जो AR वक्र होता है वो ही डिमांड कर्व होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो AR वक्र होता है वो ही डिमांड कर्व होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया कि कीमत कम करके ही एकाधिकार अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में विशेषताओं में ये पढ़ा है, तो यही डिमांड कर्व है, यही AR कर्व है। फिलहाल AR अगर मैं ड्रॉ नहीं करता तब भी मेरा काम बन जाता। ठीक है, क्योंकि मुझे तो जरूरत किसकी है, मुझे तो जरूरत MR की है। हाँ, MR की है, AR ना भी करता तो भी चल जाता, बट आगे सारी फिगर्स के अंदर हमारे को इसका यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब मुझे केवल MC बनाना है, और MC मुझे पता ही है कैसा होता है, यू शेप्ड का होता है। हमने लागत वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो यू शेप्ड का बना दीजिए, ये हो गया आपका MC। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि MC जो है वो किस पॉइंट पर MR के जो है बराबर हो रहा है। कहां पर इसको ये कर रहा है कट, ये कर रहा है इसको यहाँ पर E पॉइंट पर। तो ये जो E पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, आपका MR और MC ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में जो है बराबर हो रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या देखना है, MC ग्रेटर देन MR होना चाहिए। तो ये वाला जो कर्व है ये किसका है, ये MC का है, और ये वाला कर्व किसका है, ये वाला कर्व आपका MR का है। तो ये कर्व ऊपर जा रहा है, मतलब कि इसके बाद यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस वाली सिचुएशन में आपका MC ग्रेटर देन MR, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो E ये वाला पॉइंट है जहां पर संतुलन की दोनों शर्तें MR इज इक्वल टू MC एंड MC ग्रेटर देन MR ये फुलफिल हो रही हैं। तो एक उत्पादक, एकाधिकार वाला एक उत्पादक इस अप्रोच से जो है E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दोनों की दोनों अप्रोचेस, TR और TC, MR और MC। ठीक है, अब इस वाली अप्रोच को तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो सारे के सारे इसी अप्रोच से करने हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूलना, इसको रिवाइज करिए कितने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।